हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके देख लेते हैं ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड की क्वांटिटी है ये मेल टू फीमेल वेरी करती है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर नॉर्मल जो ब्लड की जो रेंज है वो होती है 5 से 6 लीटर। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर ये नॉर्मल रेंज होती है। देखिए ब्लड के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। पहली जो सेल होती है वो होती है आरबीसी, दूसरी जो सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरे टाइप की जो सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। ठीक है, तो 3 तरीके की ये सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मिलती हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी तरीके की जो सेल है वो है प्लेटलेट। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की कितनी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या है और प्लेटलेट की कितनी संख्या है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए नॉर्मल जो रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी आरबीसी की जो संख्या है वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूं तो 5.5 मिलियन आरबीसी, इतनी आरबीसी बॉडी में होनी चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर। अगर फीमेल के अंदर बात करूं तो जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है फीमेल के अंदर वो है 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6,000 से 8,000। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 6,000 टू 8,000। ठीक है, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख ये नॉर्मल रेंज होती है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती हैं वो 1.5 से 4 लाख के बीच में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आरबीसी जो है उनकी संख्या कब घटती है, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जब आरबीसी की संख्या घटती है और डब्ल्यूबीसी की कब घटती है और प्लेटलेट की कब घटती है। सबसे पहले तो मैं प्लेटलेट का एग्जांपल लेता हूँ। प्लेटलेट डेंगू के अंदर घटती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो वहाँ पे उसके अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाएंगी। ठीक है, ये जो बात है ये आप सबको ऑलमोस्ट सबको पता होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख से 4 लाख। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो 1.5 लाख से नीचे उसकी जो प्लेटलेट की संख्या है वो आ जाती है। ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज होता है अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या उस व्यक्ति के अंदर घट जाती है। तो तीनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कब आरबीसी घटती हैं, कब डब्ल्यूबीसी घटती हैं और कब प्लेटलेट घटती हैं। तो ये भी आपको याद होना ज़रूरी है नॉर्मल रेंज के साथ साथ। तो रेंज तो आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी संख्या सेल की होती है और ये भी पता होना चाहिए किस बीमारी में कौन सी घटती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मेल और फीमेल में ये वेरी करता है। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम इतने ग्राम होना चाहिए और फीमेल के अंदर 12.5 से 15.5 ग्राम होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे हीमोग्लोबिन की। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं तो देखिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। हमारी बॉडी में 3 तरीके की सेल थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम होता था ब्लड क्लोटिंग का, यानी कि अगर कहीं पे चोट लग जाती है, जैसे कि आपने अपनी फिंगर पे क्या किया, सुई के साथ प्रिक किया तो वहाँ पे आपका खून आएगा, थोड़ा सा खून आएगा तो कुछ सेकंड के बाद वो खून क्या है, आना बंद हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे थक्का बन गया है। ठीक है, तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, जहाँ से भी खून निकलता है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड थक्का बना देता है तो प्लेटलेट बनाता वो। ठीक है, तो प्लेटलेट जो ब्लड के अंदर होती है वो क्लोटिंग का काम करती है, तो ब्लड क्लोटिंग का काम प्लेटलेट का होता है। और बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है उनका काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब जो आरबीसी बच गई है, ठीक है, आरबीसी आरबीसी का काम होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ये ऑक्सीजन को लेके जाएंगी और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी के अंदर वहाँ पे सेल्स तक पहुँचा देंगी। ठीक है, तो आरबीसी एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है।
अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बता रहा था कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में बता रहा था। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक आरबीसी होती है, ये मैंने एक आरबीसी बनाई है। इस आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल यहाँ पे भरे हुए होते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ कितने मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो एक आरबीसी में 280 मिलियन, समझ रहे हो, मिलियन कहा मैंने, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 280 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो, इतने मॉलिक्यूल इस एक आरबीसी में भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ये आरबीसी है इसका काम ऑक्सीजन कैरी करना होता है, ओके। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, उनकी वजह से जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि 280 मिलियन एक आरबीसी के अंदर भरे हुए, सोच सकते हो आप, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, केवल एक आरबीसी बोला है मैंने, एक आरबीसी में इतने मॉलिक्यूल आरबीसी के सॉरी हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में होते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, देखिए आरबीसी का जो काम है वही हीमोग्लोबिन का एक्चुअल में आरबीसी है ही क्या, आरबीसी एक हीमोग्लोबिन से भरा हुआ थैला होता है, ठीक है। जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, यानी कि एक आरबीसी के अंदर 280 मॉलिक्यूल है, उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, हर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा के ले जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे ले जाएगा। तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो, एक आरबीसी में 280 मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन के, और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, तो 280 जो मिलियन मॉलिक्यूल हैं वो कितने कैरी कर सकते होंगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो ये इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताना था। तो आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। अगर मैं एडल्ट की बात करता हूँ तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो माना जाता है 120/80 mmHg माना जाता है। अगर न्यूली बोर्न बेबी की बात करूँ तो उसके अंदर जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 90/50 mmHg। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गई है, 55 से 60 साल से ऊपर हो गई है ओल्ड एज की, तो वहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद ये रेंज मिलती है 150 से 90 मिलती है, ठीक है, 150/90 मिलती है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है वैसे वैसे जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होने लगती हैं, सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ओल्ड एज होने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो 150/90 तक पहुंच जाता है, उस कंडीशन में भी ये नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर एज पे भी मैटर करता है, ओके। अगर यही रेंज 150 से 90 किसी एडल्ट के अंदर आती है तो वहाँ पे उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तो मैंने आपको बताया ये तीनों ही कंडीशन है नॉर्मल वाली, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग लिखा है। अगर न्यूली बोर्न बेबी है तो ये नॉर्मल होगा, अगर एडल्ट है तो ये नॉर्मल होगा, ओल्ड एज है तो ये नॉर्मल होगा। तो हम कंसीडर करते हैं एडल्ट एज का, तो सारी जो वैल्यू नीचे दोनों वैल्यू हैं वो एडल्ट एज की हैं। अगर एडल्ट के अंदर 120/80 है या इससे कम है, 120/80 से कम है तो ये नॉर्मल होगा। अगर 120/80 से ज़्यादा है तो वो होगा हाइपरटेंशन, ठीक है। जैसे कि 140/90 है वो हाई माना जाएगा, यानी कि उसको हाइपरटेंशन है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसको अपना लाइफस्टाइल, अपना अपना खाना पीना सब चेंज करने की ज़रूरत है, तभी उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में आएगा। अगर 150 से 95 mmHg इतना ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है तो इसका मतलब वेरी हाई है, तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, वहाँ पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वेरी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि 120/80 mmHg ऐसे ब्लड प्रेशर लिखा जाता है। अब ये जो 120 है ये क्या है, 80 क्या है, ये क्या है। देखिए 120 जो ऊपर वाला होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
तो 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात यह आती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक क्या है, क्यों इनको अलग अलग बोला गया है। देखिए, जब हमारा जो हार्ट है जब वो